आज 12th का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। मैं आपको अभी सिलेबस बता रहा हूँ। सिलेबस में अध्याय, इकाई और अंक देखेंगे, ठीक है। तो शुरू के 3 अध्याय, पहला, दूसरा और तीसरा, स्थिर विद्युत, विद्युत विभव और विद्युत धारिता, ये यूनिट फर्स्ट में आएगा। ये किस में आएगा? यूनिट फर्स्ट में। अध्याय चौथा, विद्युत धारा, 5वां विभव मापी, ये रहेगा यूनिट सेकेंड। छठा अध्याय, धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, तीसरी यूनिट। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, ये दोनों अध्याय मिलकर यूनिट चौथी बनती है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग अकेला अध्याय है यूनिट 5 में, ठीक। 11वां अध्याय, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, लेंस तथा प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, 12। 13, प्रकाशिकी यंत्र और तरंग प्रकाशिकी, ये 4 अध्याय मिलकर बनेगी आपकी यूनिट छठी, ठीक। 15, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ये 7वीं यूनिट, एक ही चैप्टर है इसमें। 8वीं यूनिट में आ जाते हैं। 8वीं यूनिट में आएगा अध्याय 16 और 17। 16 आप पढ़ोगे परमाणु के बारे में और 17 पढ़ोगे नाभिक के बारे में। आखिरी अध्याय है 18, अर्धचालक युक्तियाँ, ये यूनिट 9 है। बोर्ड की तरफ से अभी कोई ब्लूप्रिंट नहीं आया, तो इसका अंक विभाजन अभी अपनों ने नहीं किया है, ठीक है। ये आपको पूरा सिलेबस फेयर कॉपी के पहले पेज पे बनाना है इसको, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करेंगे यूनिट फर्स्ट का अध्याय पहला, स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत, ठीक है। अब यूनिट पहले स्टार्ट करेंगे, इसमें आएगा अध्याय 1, 2, 3। अब तीनों अध्याय में से पहला शुरू करें, अध्याय 1, स्थिर विद्युत। तो सबसे पहले विद्युत के बारे में जानेंगे। तो विद्युत क्या है? तो देखो, 600 ईस्वी की बात है, अभी की नहीं। 600 ईस्वी में राजा महाराजा के समय एम्बर, उस समय का एम्बर, अभी बोलते हैं इसको एबोनाइट, इसको अभी क्या बोलते हैं? एबोनाइट। तो एबोनाइट को एक ऊनी कपड़े से घिसा, एबोनाइट की छड़ को किससे घिसा? ऊनी कपड़े से। एम्बर मतलब प्लास्टिक जैसा, उस समय पेड़ों से गोंद निकलता है ना, वो सूखा गोंद, सूखा प्लास्टिक जैसा होता है। तो एम्बर की छड़ को उन्होंने ऊनी कपड़े से घिसा। किससे घिसा? तो ऊनी कपड़े से घिसने पर इसमें क्या, एक प्रकार की एनर्जी आ गई, इस छड़ में क्या आ गई? एक प्रकार की एनर्जी। ये क्या करने लगी? छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगी, मतलब चिपकाने लगी। जैसे आपने प्रैक्टिकल करा होगा कभी, कंघी घिसो पीछे और ऐसे करो तो धूल के कण चिपक जाते, वही। अभी तो ये नॉर्मल बात है, पर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। विद्युत के बारे में सबसे पहले यहाँ से ही हुआ था। बाद में थेल्स ने अलग प्रयोग से बताया कि विद्युत के बारे में, पर शुरुआत यहाँ से हुई थी, ठीक है, एम्बर की छड़ लेके, ठीक है। तो उन्होंने एम्बर की छड़ को किससे घिसा? एम्बर या एबोनाइट को ऊनी कपड़े से, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का क्या आ गया? गुण आ गया, ठीक है। ऐसे ही फिर उन्होंने क्या करा, बाद में अलग कुछ सालों बाद इसको प्रयोग को और आगे बढ़ाया इस चीज़ को, ठीक है। फिर उन्होंने ली कांच की छड़। किसकी छड़ ली? और कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से घिसा। कांच की छड़ को किससे घिसा? कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से घिसा। तो ये भी क्या करने लगी? छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की लगी। रेशमी कपड़े से घिसा तो ये भी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करने लगी? आकर्षित करने लगी, ठीक है। उन्होंने एक और छड़ ली, कांच की ली, एक और किसके ली? कांच की। और उस छड़ को भी किससे घिसा उन्होंने? रेशमी कपड़े से। किससे घिसा? तो इसमें जो गुण आया था वो गुण यहाँ आ गया, एक प्रकार की शक्ति आ गई इसमें, एनर्जी, ठीक है। फिर क्या करा उन्होंने कि दोनों को पास में लाए। कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से इसको भी घिसा और कांच की छड़ को इसको भी रेशमी कपड़े से घिसा, मतलब इस छड़ को भी रेशमी कपड़े से और इसको भी रेशमी से। फिर दोनों को पास पास लाने लगे। दोनों को क्या करा? पास लाए। तो एक दूसरे को फेंकने लगी, एक दूसरे को क्या करने लगी? दूर फेंकने लगी, मतलब प्रतिकर्षित करने लगी। क्या करने लगी? प्रतिकर्षित, ठीक है। इतना कि जब इन दोनों को पास पास लाए तो एक दूसरे को क्या करने लगी? प्रतिकर्षित। ऐसा ही उन्होंने एम्बर में करा। किस में करा? एम्बर या एबोनाइट को ऊनी कपड़े से घिसा, ठीक है। 2 छड़ ली, एम्बर की भी कितनी छड़ ली, या एबोनाइट की भी कितनी ली?
और इसको भी किससे घिसा, ऊनी कपड़े से। ठीक है, फिर इन दोनों को भी पास लायो। इसको क्या करा उन्होंने, दोनों को, एम्बर की दोनों छड़ों को क्या लाए, पास लाए घिसने के बाद। ठीक है, तो इनमें जो एनर्जी आई थी, जो शक्ति, वो भी क्या करने लगी, इसके जैसा, वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगी। उसके बाद भी वो उसको क्या करने लगी, प्रतिकर्षित, मतलब दूर दूर फेंकने लगी। दोनों को ऊनी कपड़े से घिसा एबोनाइट को छड़ को और पास लाए तो क्या करने लगा, प्रतिकर्षित। ठीक है, फिर आगे जाके उन्होंने क्या करा, इसको एक फिर से कांच की छड़ ली। ये क्या हो गया, कांच, और कांच की छड़ को उन्होंने रेशमी कपड़े से घिसा। कांच की छड़ को किससे घिसा, रेशमी कपड़े से। ठीक है, और एक ली एबोनाइट की। एबोनाइट की छड़ मतलब प्लास्टिक ले सकते हो आप। ठीक है, उसको घिसा उन्होंने ऊनी कपड़े से। क्या घिसा, तो जब भी इनको घिसते हैं तो इनमें एक प्रकार की एनर्जी आ जाती है, शक्ति आ जाती है। ठीक है, तो दोनों में आ गई थी। फिर इन दोनों को पास पास में लाए, दोनों को कहाँ लाए, पास पास में। तो फिर ये प्रतिकर्षित नहीं करती, ये एक दूसरे को आकर्षित करने लग गए, चिपकाने लग गए। क्या करने लग गए, चिपकाने। जब यहाँ पे करा था तो ये क्या करते थे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, मतलब तो ये भी ये प्रतिकर्षित कर रही थी, ये भी प्रतिकर्षित कर रही थी। एम्बर को या एबोनाइट को ऊनी कपड़े से घिसा, ये भी प्लास्टिक मान लो समझो, तो इसको ऊनी कपड़े से घिसा, पास पास में लाए, प्रतिकर्षित कर रही। कांच की छड़ ली, कौन से कपड़े से घिसा, रेशमी से। फिर इसमें कांच की छड़ ली और रेशमी कपड़े से गिरा, फिर पास पास में लाए तो ये क्या करने लगी, एक दूसरे को फेंकने लगी, प्रतिकर्षित। फिर क्या करा लास्ट में कि एक तो कांच की ले ली, एक तो किसके ली, कांच की। कांच की वो किससे घिसा, रेशमी कपड़े से, याद रखना। एक एम्बर की छड़ ली, उसको किससे घिसा, ऊनी कपड़े से। फिर उन दोनों को पास में लाए तो एक दूसरे को चिपकाने लगी मतलब आकर्षित करने लगी, एक दूसरे को क्या करने लगी, आकर्षित। ठीक है, आकर्षित। तो इन सब से इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, इन सब से उन्होंने क्या निकाला, एक निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला वो समझो, कि इसमें जो एनर्जी है वो एक प्रकार की है और इन दोनों में भी जो एनर्जी है वो भी एक ही प्रकार की है। ठीक है, पर इन दोनों में जो एनर्जी है, जैसे कांच और एबोनाइट में, वो एनर्जी और शक्ति क्या है, अलग अलग है। शक्ति क्या है, वो अलग अलग। क्यों अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे तो ये प्रतिकर्षित कर रही थी, यहाँ पे भी क्या करती, प्रतिकर्षित। यदि यही एनर्जी यहाँ होती तो ये भी क्या करती, प्रतिकर्षित, पर ये क्या कर रही थी, आकर्षित। ठीक है, तो इन्होंने बता दिया, लास्ट में ये पता चला कि कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से घिसा तो उसमें जो एनर्जी आई है, और एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से घिसा, उसमें जो एनर्जी आई है वो एनर्जी एक जैसी नहीं है, दोनों क्या है, अलग अलग है। और उन्होंने इसको नाम दे दिया फिर उस समय कि इसमें जो एनर्जी आई है वो धन आवेश के रूप में आई है, और इसमें जो आई है वो ऋण आवेश में। ठीक है, इसमें जो आई है वो एबोनाइट में या प्लास्टिक में ऋण आवेश, और कांच में जो आया है वो धन आवेश आया है। ठीक है, तो इससे एक बहुत आईएमपी ऑब्जेक्टिव बनता है, वो समझना आप कि सजातीय आवेश मतलब या तो प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, मतलब धन धन या ऋण ऋण, ये आवेश है। सजाती मतलब समान आवेश जैसे में हमेशा प्रतिकर्षण होता है, सप्र में क्या होता है, प्रतिकर्षण। और विजाती मतलब अलग अलग, एक प्लस और एक माइनस, इसमें हमेशा होगा आकर्षण। आईएमपी ऑब्जेक्टिव है, याद रखना, कभी भी पूछा जाता है, ऐसा पूछ लेंगे आपसे कि दो सजातीय आवेशों में बल कार्य करता है तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, विजातीय में कौन सा बल कार्य करता है, तो आकर्षण प्रकृति का बल कार्य करता है। इतना आया समझ आपको। ठीक, आगे ये दो आईएमपी ऑब्जेक्टिव है। सजातीय आवेश हो मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस में सदैव याद रखना प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय आवेश मतलब अलग अलग, एक प्लस और एक माइनस या एक माइनस या प्लस में सदैव क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, अब देखो अभी जो आपने समझा इसको एक बार और देखो कि कांच की छड़ ली, किसकी छड़ ली थी, कांच की छड़ को घिसा था आप लोगों ने रेशमी कपड़े से। ठीक है, कांच की छड़ को किससे घिसा था, रेशमी कपड़े से। और एक प्लास्टिक मान लो या एबोनाइट बोल सकते हो इसको आप, एबोनाइट की छड़ को लिया और उसको घिसा था आप लोगों ने ऊनी कपड़े से। उसको किससे घिसा था, तो रेशमी कपड़े को से कांच को घिसने पर
इसमें जो आवेश आया था उसको नाम दे दिया था प्लस, धन आवेश। और उन्हीं कपड़े को एबोनाइट को उन्हीं कपड़े से घिसने पर उस पर जो आवेश उत्पन्न हुआ था उसको दे दिया था ऋण आवेश। उसको क्या नाम दे दिया था, उस समय की बात है, ठीक है। अब आगे इसमें एक बात समझो कि ये आया कैसे, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। ये दोनों कुचालक है, ये दोनों क्या है, कुचालक। कांच या प्लास्टिक दोनों क्या होते हैं, कुचालक। कुचालक वो होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। तो इसमें ध्यान से समझो कि कोई सा भी पदार्थ हो, कोई सा भी क्या हो पदार्थ, वो कैसे मिलकर बनता है, कण। कण से भी छोटा होता है अणु, और अणु से भी छोटा होता है, यह सबसे छोटी इकाई है पदार्थ की, परमाणु। अब परमाणु के अंदर नाभिक होता है, परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक। कैसे होता है, देखो नाभिक परमाणु के अंदर की बात है, पदार्थ के बहुत डीप में चले गए अंदर, तो वहाँ रहेगा अंदर ये नाभिक। नाभिक में एक धनावेशित कण प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है उदासीन। उदासीन मतलब इस पर आवेश नहीं होता, वो इस पर प्रोटॉन होता है, इस पर धन आवेश होता है, ठीक है। और इसके चारों ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसके चारों ओर क्या लगाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पर क्या रहेगा, ऋण आवेश। और नाभिक में क्या है, प्रोटॉन प्लस। तो माइनस और प्लस के बीच में याद रखना आकर्षण होगा, क्या होगा, तो एक दूसरे से बंधे रहते हैं, जाएंगे नहीं, आकर्षित होंगे एक दूसरे की तरफ। तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे से क्या रहते हैं, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं बारीक कक्षा में, तो एक दूसरे से बंध बना के जुड़े रहते हैं। अब जब रेशमी कपड़े से, जब किससे, रेशमी कपड़े से कांच की छड़ को घिसा जाता है, रेशमी कपड़े से किसको घिसा जाता है, कांच की छड़ को। तो कांच की छड़ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कांच की छड़ के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉनों का दान कर देता है, वो दे देता है उन्हीं कपड़े, रेशमी कपड़े को, सॉरी किसको दे देता है, रेशमी कपड़े को। कांच की छड़ को किससे घिसा, रेशमी कपड़े से। तो इसके जो बाहरी कक्षा में जो आपको दिख रही है ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या है, ऋण आवेश। ये ऋण आवेश का क्या कर देता है, दान कर देता है। और हमेशा याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन का दान करता है उस पर हमेशा धन आवेश आ जाता है, वो धनी हो जाता है, उल्टा दान कर रहा तो उस पर क्या आ गया, धन आवेश। और जो ग्रहण करता है, जो क्या करता है, ग्रहण मतलब लेता है, उस पर हमेशा ऋण आ रहे तो ऋण ही लेगा, तो उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा, उस पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश, ठीक है। कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से घिसा, तो कांच क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, रेशमी कपड़े, मतलब घिसने पर वो इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले, बाहरी कक्षा में रहते हैं, मुक्ति रहते हैं, तो ये कहाँ चले जाएंगे, रेशमी कपड़े पे। अब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग मतलब ऋण आवेश का, तो उस पर धन आवेश आ जाता है। और जो ग्रहण करता है ऋणी हो जाता है लेके, अरे इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, तो इस पर कौन सा आ जाएगा, ऋण आवेश, ठीक है। ऐसे ही ये इस पर धन आवेश आ गया, इस पर ऋण कैसे आया वो समझो। तो ऋण आवेश के लिए एबोनाइट या प्लास्टिक की छड़ को ऊनी कपड़े से घिसा, किससे घिसा, ऊनी। तो जब ऊनी कपड़े से घिसोगे तो ऊनी कपड़े के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे बाहरी, वो दे देगा इसको, एबोनाइट की छड़ को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता है, तो इस पर ऋण आवेश। और जो लेता है वो ऋणी होता है, ठीक। और जो देता है, अरे जो दान कर रहा है उस पर क्या आ जाएगा, प्लस, ऋण कम हो गया इस पर। यूँ समझो कि इस पर 50 ऋण आवेश थे तो इसने 25 दे दिया, तो कितने बचे, 25, ठीक है। तो इस पर कम हो गए, तो जिस पे ऋण आवेश कम हो जाते हैं वो धन आवेश बन जाता है, और जिस पे ऋण आवेश बढ़ जाते हैं वो कौन सा आवेश बन जाता है, ऋण आवेश, ठीक है। दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है, ठीक है। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में बनता होगा कि ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ तो कांच दे रहा है और ये रेशमी कपड़ा ले रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊनी कपड़ा दे रहा है और ये क्या कर रहा है, एबोनाइट ले रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, तो समझो कि जो इनके ये इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश और प्रोटॉन धन आवेश, इनके जो बंधे होते हैं, ये कुछ पदार्थों में मजबूत बंधे होते हैं, ठीक है, और कुछ में लूज या मुक्त बंधे ही नहीं होते, टूटे हुए रहते हैं। तो जो रेशमी कपड़ा है, ये क्या है, रेशमी कपड़े के लिए ये बंध बहुत मजबूत बंधे होते हैं। रेशमी कपड़े के लिए इन दोनों के आपस में बंध क्या होते हैं, मजबूत। और याद रखना जिसके भी बंध मजबूत होते हैं वो देने का काम नहीं करता,
केवल लेने का ही काम करता है, ठीक है, देने का काम नहीं करता। और यहाँ पे उल्टा होता है इसका, यहाँ पे क्या होता है उल्टा। ऊनी कपड़े के क्या होते हैं, ये बंद थोड़े कमज़ोर बंदे, लूज बंदे होते हैं, तो ये क्या करता है देने का काम इसकी अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये धन आवेश, याद रखना, जो देता है, अरे जो देता है वो धनी, अरे ये दे रहा है इसको धनी, और जो लेता है वो ऋणी, जो लेता है वो ऋणी, जो देता है वो धनी, और ये जो लेता है वो ऋणी। तो काश पे याद रखना धन आवेश होता है, और एबोनाइट या प्लास्टिक पर क्या होता है, आगे भी काम आएगा, ऋण आवेश होता है, ठीक है। तो देखो, जब एक छोटी सी परिभाषा देखो ऐसे ही, इसमें से परीक्षा में कुछ भी नहीं आएगा अभी जो बता है, ऐसे ही समझने के लिए, ठीक है, कि जब कांच की छड़ को किससे घिसा जाता है, रेशमी कपड़े से घिसा जाता है। कांच की छड़ को क्या करा जाता है, रेशमी। तो कांच की छड़ में धन आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, याद रखना कैसे हुआ अभी बताया। कांच की छड़ में क्या उत्पन्न हो जाते हैं, धन आवेश, ठीक है। तथा एबोनाइट की छड़ को किससे घिसा जाता है, ऊनी कपड़े से, तो उसमें कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, ऋण आवेश, ठीक है। और जिस वस्तु में ये आवेश उत्पन्न होते हैं उसको बोलते हैं, इन्होंने नया नाम दे दिया आवेशित वस्तु। उस वस्तु का नाम क्या कर दे दिया उन्होंने, आवेशित वस्तु। और ये सब जो भी हो रहा है, ये क्रिया इधर लेने देने की, ये कुचालक में होती है। केवल किस में होती है, कुचालक बोल दो या विद्युत रोधी, कुचालक बोल दो या आप इसको विद्युत रोधी। चालक में नहीं होता ये काम चालक में नहीं होता, याद रखना है, चालक में नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये भी एक छोटा सा उदाहरण आप समझो। जैसे कुचालक मतलब क्या, तो कुचालक मतलब लकड़ी, रबर, कांच, ये सब कुचालक है। प्लास्टिक, ये एबोनाइट जैसा प्लास्टिक, ठीक है, ये सब क्या है, कुचालक है। और चालक मतलब सभी धातु है, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये क्या रहेंगे, सब धातु रहेंगे। तो धातुओं में या चालकों में ये क्रिया नहीं होती, घिसने पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता वो समझो। उसके लिए देखो आप प्रैक्टिकली समझो कि लकड़ी मतलब क्या है, कुचालक है। कभी भी लकड़ी को जलाओ एक सिरे से, एक साइड से जलाओ और दूसरा पकड़ लो, गर्म लगे है क्या आपको, जो जल रहा है वही गर्म होगा, ये नहीं होगा, आया समझे। और ऐसे ही चालक में धातु, जैसे लोहा ले जा, लोहे को एक साइड से गर्म कराओ, ठीक है, तो गर्म होते 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 यहाँ तक भी गर्म हो जाएगा। लकड़ी में ऐसा नहीं है, जलती जलती आएगी वो, पर लोहा क्या होगा, यहाँ तक गर्म हो जाएगा। मतलब जो चालक होते हैं उसमें आवेश फैलते हैं, चालक में आवेश फैलते हैं। और कुचालक में जो होता है, कुचालक में जो आवेश होते हैं जहाँ पे है वहीं है। जैसे मैं सब बोलूँ तुमको, कंघी लो कभी और ऐसे घिसो और इस सिरे को नीचे ले जाओ तो धूल के कण चिपक जाएंगे, और इसके विपरीत इसको ले जाओगे तो नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने घिसा यहाँ पे, और जहाँ घिसा वहीं आवेश आते हैं कुचालक के लिए, कि जहाँ घिसते हैं वहीं। और चालक में याद रखना जो आवेश होते हैं वो फैल जाते हैं। एक जगह आवेश दिया तो पूरी जगह हो जाएंगे, पूरी धातु में हो जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, कुचालक और विद्युत रोधी एक ही होते हैं, और चालक या सुचालक, ठीक है। धातु को दो प्रकार से बांटा गया है, एक तो चालक और एक और क्या हो जाएगा, कुचालक, ठीक है। अब इसमें अभी आप लोगों ने समझा क्या, एक और बार देखो, कांच की छड़ को घिसा था आप लोगों ने रेशमी कपड़े से, तो इसमें आवेश आ गए तो उसको बोल दिया था धन आवेश। ऐसे ही एबोनाइट या प्लास्टिक की छड़ ली थी, ठीक है, उसको कौन से कपड़े से घिसा था, ऊनी, तो उसमें जो आवेश आया था वो ऋण आवेश आया था, ठीक। अब ये दोनों कुचालक, क्या है, कुचालक। तो किसी भी कपड़े से घिसने पर कुचालक में ये क्रिया हो जाती है, आवेश का आना जाना हो जाता है। धन आवेश या ऋण आवेश बनना जो भी होता है वो केवल किस में हो जाता है, कुचालक में। चालक में अभी नहीं होता, ठीक है। इसको अलग से समझेंगे कि चालक को यदि आवेशित करना है, उसमें आवेश उत्पन्न करना है तो कैसे करेंगे। तो देखो, चालक को आवेशित करने के लिए दो विधि है, एक का नाम है चालन और एक का नाम है प्रेरण। ये सिंपल है और ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसको समझो सिंपल को, कि क्या करा, धातु का एक गोला लिया, धातु का क्या करा आप लोगों ने, एक गोला लिया। धातु मतलब लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, सोना मत लेना, थोड़ा महंगा पड़ेगा। इसको विद्युत रोधी स्टैंड पर रखा, किस पर रखा,
विद्युत रोधी स्टैंड पर रखा। विद्युत रोधी मतलब इस पर जो आवेश आएंगे वो पृथ्वी में नहीं जाएंगे, ये कुचालक है, समझ रहे हो। विद्युत रोधी मतलब कुचालक। तो ये धातु का गोला है इतना इतना, और ये क्या है, कुचालक स्तंभ या स्टैंड बोल सकते हैं आप। इस पर रखा आप लोगों ने। फिर इस पर क्या करे, एक प्लास्टिक या एबोनाइट मान लो, उसकी छड़ को टच करा, उसकी छड़ को क्या करा, अब याद करो एबोनाइट की लहराओं में, तो एबोनाइट पे क्या रहेगा, ऋण आवेश। बहुत बढ़िया, तो ये ऋण आवेश। तो जब इसको स्पर्श कराते, इसको टच कराते इससे, तो ये जो ऋण आवेश है ये इससे टच होंगे तो इस पर फैल जाएगा, ठीक है। ये इस पर फैल गया, फिर इसको हटा दो चाहो तो ये आवेशित हो गया। इस पर क्या, इस गोले पे क्या उत्पन्न हो गया, ऋण आवेश। ये चालन के द्वारा है, सिंपल है। अब आप प्रेरण समझो। तो देखो प्रेरण में, प्रेरण को समझेंगे अच्छे से, ध्यान से देखना इधर। ऐसा ही करा इसके लिए भी। एक धातु का गोला लिया, उसको रखा विद्युत रोधी स्टैंड पे, मतलब आवेश पृथ्वी पे नहीं जाने चाहिए, ज़मीन से उसका संपर्क तोड़ दिया मतलब, ठीक है। अब इसको फिर से इसको इसके पास एबोनाइट की छड़ लाए, एबोनाइट ले लो या प्लास्टिक, इस पर रहेगा ऋण आवेश। इस पर कौन सा आवेश रहेगा, ऋण आवेश, ठीक है। अब मैंने बताया था पदार्थ की बात। पदार्थ में क्या होता है कि सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु, और उस परमाणु में होता है नाभिक। परमाणु में क्या होता है, नाभिक। नाभिक में धन आवेशित कण प्रोटॉन और उदासीन होता है न्यूट्रॉन, आवेश नहीं होता है इस पर क्या होता है। और इसके चारों ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके चारों ओर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर होते हैं ऋण आवेश। तो ये आपस में बंध बना के रहते हैं। इस पर क्या रहते हैं, तो कुचालक में ये बंध मजबूत रहते हैं। कुचालक या विद्युत रोधी के लिए ये बंध क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, मतलब टाइट बंधे होते हैं। और चालक के लिए, चालक मतलब धातु के लिए सोना चांदी, ठीक है, एल्यूमिनियम या लोहा, इनके लिए क्या होते हैं, लूज होते हैं। लूज मतलब यूँ समझो टूटे हुए होते हैं। टूटे हुए तो बंधे ही नहीं होते। तो जब ये बंधे नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते, इसमें इसकी सतह पे क्या होते हैं, घूमते। तो ये धातु ली मैंने, तो यदि ये बंध इसके लूज है, टाइट नहीं बंधे हुए, तो ये बंध टूटे हुए, तो इसकी चारों ओर इसकी सतह पे अभी कौन सा आवेश चल रहा है, ऋण आवेश। इस पर क्या हो रहा है, ऋण आवेश, ठीक है। अब जब एबोनाइट की छड़ को उसको टच नहीं करना है, पास में नहीं लाना, इतना ज़्यादा दूर ही रखा, तो जब लाओगे तो एबोनाइट पे कौन सा आवेश है, पहले से ऋण आवेश। बहुत बढ़िया। अब ऋण आवेश और इस गोले पे कौन सा आवेश है, ऋण आवेश। तो मैंने बताया था सजातीय है, माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, ठीक है। इनमें सजातीय मतलब इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो जब ये प्रतिकर्षण होता है, क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है कि ये पास पास में तो रह नहीं सकते ऋण आवेश, तो ये ऋण आवेश आ जाएंगे इधर, इस सतह पे आ जाएंगे। इस सतह मतलब दूसरे किनारे पे आ गए, इस साइड आ गए ऋण आवेश। यहाँ पे क्यों चले गए, क्योंकि ये माइनस था, ऋण आवेश था। और यहाँ पे भी ऑलरेडी ये बताया मैंने, चालक पे बंध क्या होते हैं, कुचालक में मजबूत बंधे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, इस पे इससे जुड़े रहते हैं, मतलब कहीं नहीं जाते। और चालक में ये बंध क्या होते हैं, लूज बंधे होते हैं, या यूँ समझो कि मुक्त ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। इस पे चालकों में याद रखना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इसमें नगण्य होती, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन कुचालक में होते ही नहीं, इसमें होते हैं। तो ये धातु लिया था अपने, तो इस पर ऋण आवेश था, ऊपर इलेक्ट्रॉन थे। जब इसको एबोनाइट की छड़ को इसके पास लाए तो ये ऋण आवेश यहाँ से चले गई, अरे इधर आ गई, ठीक है। अब मैंने एक बात बताई थी, याद रखना, ठीक है, कि जहाँ से ऋण आवेश चले जाते हैं, जहाँ से क्या होता है, जो आवेश का क्या कहते हैं, दान, वो धनी हो जाता है। वो क्या हो जाता है, धनी, मतलब यहाँ धन आवेश आ जाएगा, ठीक है। अरे इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऋण आवेश दे दिए, तो ऋण चला गया तो बचा क्या, धन आवेश हो गया। मतलब जो दान करता है वो धनी और जो लेता है वो ऋणी। इधर क्या आ गया, ऋण आवेश, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको समझो। इसको ऐसा ही रखा विद्युत रोधी स्टैंड पे, ये भी पास में ही रखा है। एबोनाइट की छड़ इसके पास में लाए थे। एबोनाइट पे जो रहेगा वो ऋण आवेश रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, धन आवेश है। अब ये जो ऋण आवेश है इसको किसी धातु के तार से, तांबे के तार से पृथ्वीकृत कर देते। पृथ्वीकृत कर देते मतलब इसका मतलब ये कि तांबे के तार को यहाँ से लगा के
पृथ्वी में ज़मीन में इसको आवेश को छोड़ दिए। तो ये जो जितने भी ऋण आवेश थे वो कहाँ चले गए, पृथ्वी में चले गए। ठीक है, अब आगे क्या करा है इसको समझो कि आगे इन्होंने क्या करा, अब छड़ को हटा लिया, एबोनाइट की छड़ को क्या कर लिया, हटा लिया। ये तो इधर वाले तो चले गए थे। अब जब इसको एबोनाइट की छड़ को हटाओगे, अभी देखो ध्यान से, यहाँ से ऋण आवेश चले गए, ये धन क्यों नहीं गए, याद रखो कि ये माइनस ये प्लस इनमें आकर्षण हो रहा है। ये एबोनाइट की छड़ इन धन आवेश को बांध के रख रही है। जब इसको हटाओगे तो ये संपूर्ण गोले में फैल जाएंगे, ये पूरे गोले में क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, जिससे ये जो गोला रहेगा धातु का गोला वो धन आवेशित हो जाएगा। कैसा आवेशित हो जाएगा, मतलब इसमें धन आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। यहाँ पे अपनों ने ऋण आवेश उत्पन्न हुआ था, यहाँ पे धन आवेश। ये प्रेरण है और ये क्या था, चालन था। चालन मतलब सिंपल टच करो आप, ठीक है, तो जितने भी इस पर इलेक्ट्रॉन है वो सब इसको दे देगा और हटा लो। इसमें क्या करा अपनों ने, सबसे पहले समझो कि धातु का गोले को किस पे रखा, विद्युत रोधी स्टैंड, विद्युत रोधी मतलब कुचालक, ठीक है, उस पर रखा। फिर एबोनाइट की छड़ को पास में लाए, तो पास में लाए तो जो धातु के गोले हैं उस पर ऑलरेडी मैंने बताया कि जो चालक होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से ही घूमते हैं, इस पर क्यों बंद टूटे हुए रहते हैं पहले से ही। तो ये ऋण आवेश, ऋण में क्या हो गया, प्रतिकर्षण, ये प्रतिकर्षण हुआ। ठीक, अब प्रतिकर्षण हुआ तो यहाँ से ऋण चले गए, तो जो इलेक्ट्रॉन या ऋण का दान कर दिया वो धनी हो गया, यहाँ धन आवेश आ गया, और यहाँ क्या आ गया, ऋण आवेश। अगले स्टेप में क्या करा कि जितने भी यहाँ पे ऋण आवेश इधर से आ गए थे उनको क्या करा मैंने, एक तांबे के तार से लेके पृथ्वी में छोड़ दिया, वो चले गए। अब ये अभी नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि ये ऋण है, अभी मैंने छड़ हटा ही नहीं है। तो ये ऋण आवेश और ये धन आवेश एक दूसरे को बांध के रख रहे हैं, आकर्षण होगा, इसमें दूर दूर नहीं फेंकेंगे। ये यहाँ पे दूर फेंक रहे थे, कौन, ऋण, और यहाँ पे भी ऋण था। ठीक है, अब मैंने इसको हटा दिया तो ये फ्री हो गए, ये धन क्या हो गए, फ्री। तो ये पूरे गोले में फैल जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, पूरे गोले में फैल जाएंगे, जिससे गोला क्या हो जाएगा, धन आवेशी। तो एक क्वेश्चन आपको पूछते हैं इसमें कि किसी भी धातु के गोले को बिना स्पर्श किए आप धन आवेशित कैसे कर सकते हैं। किसी भी धातु के गोले को या धातु को बिना स्पर्श किए धन आवेशित कैसे कर सकते हैं वो समझना है। तो देखो, मतलब ये प्रेरण के बारे में ही पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो क्या करेंगे कि सर्वप्रथम धातु का एक गोला लेंगे, जिसे किस पर रखेंगे, विद्युत रोधी स्टैंड। किस पर रखेंगे, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी मतलब कुचालक है, मतलब ये आवेश को नीचे नहीं जाने देगा, यहीं रखेगा, ठीक है, रोक के। आगे देखो, विद्युत, सर्वप्रथम धातु के गोले को किस पे रखेंगे, विद्युत रोधी स्टैंड पे। फिर उसके पश्चात एबोनाइट की छड़ को या आवेशित छड़ को कहाँ ले जाएंगे, गोले के पास ले जाएंगे, जिससे गोले पर उपस्थित ऋण आवेश प्रतिकर्षित होकर दूसरे सिरे पर चले जाते हैं। यहाँ ऋण आवेश अभी बताया था, पूरे पे ऋण है, प्रतिकर्षित हो जाते, जहाँ से प्रतिकर्षित हो रहे हैं वहाँ पे क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा, वहाँ क्या उत्पन्न हो जाएगा, धन आवेश। फिर क्या करते हैं कि जो ऋण आवेश है उनको धातु के तार या तांबे के तार से क्या कर देते हैं, पृथ्वीकृत, जिससे गोले के संपूर्ण ऋण आवेश पृथ्वी में चले जाते हैं। उसके पश्चात एबोनाइट की छड़ को देखो यहाँ हटा दिया मैंने, एबोनाइट की छड़ को हटा देते, जिससे गोले पे उपस्थित धन आवेश संपूर्ण गोले में फैल जाते हैं, जिससे गोला क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। ठीक है, चाहो तो आप मन से लिख सकते हैं इसको, पर एग्ज़ाम में पूछा था आपको मन से नहीं लिखना है, मैंने जो समझाया वही लिखना है। और कैसे क्या लिखना है ये मैं आपको पहुंचा दूंगा, पूरे नोट्स क्लियर, आपको जो भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को बता दूं, डॉट के रूप में लिखेंगे, और जो ज़्यादा एमपी क्वेश्चन रहेगा उसको क्या लिखेंगे, 3 स्टार लिखेंगे। तो ये आया समझे क्या करा अपनों, ऋण आवेशित एबोनाइट की छड़ ली, उसको क्या, पहले तो ये समझो कि एक धातु का गोला लिया, उसको किस पे रखा, विद्युत रोधी स्टैंड पे रखा, समझते चलो, विद्युत रोधी स्टैंड पे रखा। अब एबोनाइट की छड़ को कहाँ ले गए, टच नहीं करा, पास में लाए, किसके, गोले के। तो गोले पे जो कौन उपस्थित है, पहले धातु पे, याद रखना कोई सी भी धातु हो उस पर क्या होता है, धातु या चालक पे मुक्त इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद होते हैं, क्योंकि उनके बंध आपस में बंधे नहीं होते, टूटे होते। तो ऋण, ये ऋण और ऋण के पास लाया मैं, तो प्रतिकर्षित होकर इधर आ गया, इस सिरे पे ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेश चले गए, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चले गए या ऋण आवेश चले गए, तो यहाँ से इसने दान कर दिए, इस सिरे ने इसको क्या करे, दान। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ जिसने दान करे हैं
वहाँ वो धनी हो जाएगा। तो यहाँ धन आवेश आ जाएगा, और जिसने ग्रहण करे हैं, जिसने ऋण लिया है वो ऋणी हो गया। ठीक है, अगली स्टेप में क्या करेंगे, धातु के तार से उन सब ऋण आवेश को पृथ्वीकृत कर देंगे। ठीक है, पृथ्वी में चले जाएंगे, फिर एबोनाइट की छड़ को हटा देंगे, तो जो भी धन आवेश है वो धन आवेश कहाँ हो जाएंगे, पूरे गोले पर फैल जाएंगे। अब ये यहाँ क्यों नहीं कहते, ये बता दिया मैंने कि प्लस है और ये माइनस है। प्लस और माइनस में आकर्षण होता है, तो ये आपस में बंधे हुए खींच रहे एक दूसरे को, हटाओगे तो ये छूट जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, तो फैल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया अपना प्रेरण हो गया। ठीक है, आप समझो, देखो किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा, किसी पदार्थ पर क्या लिखना है अपने को, आवेश की मात्रा, उसको या तो स्मॉल क्यू से लिखेंगे या कैपिटल क्यू से लिखेंगे। स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से, दोनों से लिख सकते हो। आवेश की मात्रा याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछते हैं। ये अदिश राशि है, ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश अपनों ने 11वीं में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, वही है। ठीक है, आगे देखो, इसका एसआई मात्रक, इसका क्या रहेगा, एसआई मात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे आधे फिजिक्स में कम से कम 8-9 चैप्टर में ही चलेगा। कूलाम सी, इसका एसआई मात्रक क्या है, कूलाम। और सीजीएस की बात कर लेते हैं। सीजीएस मात्रक, इसको बोलते हैं स्थित कूलाम, स्थित कूलाम। इसका एसआई मात्रक कूलाम और सीजीएस मात्रक स्थित कूलाम। जैसे लंबाई का मीटर होता है ना, ऐसे ये इसका एसआई वैज्ञानिक के नाम पे ही है, कूलाम। ठीक है, और लंबाई का मीटर होता है, सीजीएस सेंटीमीटर होता है। ऐसे ही आवेश का एसआई मात्रक कूलाम और सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्थित कूलाम। ठीक है, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये पता है आपको, ये संबंध है ये मीटर और सेंटीमीटर का। ऐसे ही कूलाम और स्थित कूलाम का है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव आता है। ये मान आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 कूलाम का मान वास्तव में कितना होता है। तो 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्थित कूलाम, याद रखना। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ऐसे 1 कूलाम में कितने स्थित कूलाम, तो 3 × 10⁹ स्थित कूलाम। ये इसमें क्या है, संबंध है। ठीक है, अब अपना अगला टॉपिक आता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, इसको एक बार और समझ लो। आवेश की मात्रा को किससे लिखते हैं, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। कैसी राशि है, कभी ऑब्जेक्टिव पूछिए तो आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक, इसका मतलब आवेश का कूलाम, और सीजीएस मात्रक स्थित कूलाम। 1 कूलाम कितने स्थित कूलाम के बराबर होता है, रिक्त स्थान में कभी पूछे आपसे, तो 3 × 10⁹ स्थित कूलाम। ठीक है, अब आवेश का क्वांटीकरण देखो आप, आवेश का क्या होगा, क्वांटीकरण। तो आवेश के क्वांटीकरण के लिए यूँ समझो, कांच की बात कर लेते हैं। कांच पे जनरली आपने देखा है धन आवेश होता है और एबोनाइट पे ऋण आवेश होता है। इसको जिस भी कपड़े से घिसते हैं, रेशमी से, तो ये आवेशित हो जाता है। ये क्या हो जाता है, आवेशित। और ये मैंने बताया था देने का काम करता है। ये इलेक्ट्रॉन देता है, और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। क्या होता है, ऋण आवेश। जहाँ से ऋण चलेगा वहाँ धन आवेश आ जाता है। किसकी बात कर रहे हैं, कांच की। तो कांच से जो आवेश निकलेगा, कांच से जो क्या निकलेगा, आवेश, या यूँ समझो ऋण आवेश निकलेगा इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक, या 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या 3 निकलेगा, या 1000 इलेक्ट्रॉन, कितने भी निकलेगा। पर कभी भी ऐसा नहीं निकलेगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल गया, नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऐसा भी नहीं। 2.5 मतलब 5/2, ऐसा नहीं होगा। मतलब पूर्णांक संख्या होगी, 1 2 3 4, ये जितनी होती है इनको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, बढ़ती जाएगी, आधी नहीं आएगी मतलब पॉइंट में। तो एक ऐसी संख्या हो गई पूर्णांक। आवेश का क्वांटीकरण पढ़ रहे हैं। इसमें अपना देखा कि कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 1 से कम भी नहीं निकलेंगे, न्यूनतम 1 इलेक्ट्रॉन, 0 होता ही नहीं, और आधा लेना नहीं आपको, आधे होते ही नहीं, पूरा 1 या 2 या 3 4 5 6 या 10 20 जैसा, ऐसे नहीं होगा, मतलब पूर्णांक के रूप में निकलेगा। तो जो निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा, वो पूर्णांक के रूप में निकलेगा। क्या निकलेगा, पूर्णांक। और
इसका फार्मूला है आवेश के क्वांटीकरण का, Q बराबर प्लस माइनस NE। Q आवेश की मात्रा, यहाँ लिखा था आवेश की मात्रा पदार्थ पर, प्लस माइनस मतलब धन और ऋण आवेश होते हैं। N क्या, N मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब 1 2 3 चलता जाएगा ऐसे। E रहेगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, E क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा आपसे कभी पूछे तो होती है 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलम। ये याद रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव है, जैसे ये है ना, ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलम। माइनस 19 मतलब बहुत कम, जैसे 19 है तो 19 जीरो, एक के बाद कितने जीरो, 19 जीरो, और भी वो भी एक के अपोन में, मतलब बहुत कम, भाग दोगे तो बहुत कम हो जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे अपने को दिखता भी नहीं, पर इस पर आवेश बहुत कम होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो इतना याद रखो कि ये है, इसकी परिभाषा समझेंगे। Q है आवेश की मात्रा, Q क्या है, आवेश की मात्रा, और आवेश की मात्रा आवेशित पदार्थ पर होती है, जिस पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, पहले बताया था, जिस पर आवेश आ जाते हैं वो पदार्थ हो जाता है आवेशित पदार्थ। तो आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, इसको क्या बोलोगे, आवेशित पदार्थ पर Q का, याद रख लो Q का नाम क्या है, आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, ठीक है। E मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन, ये एक की बात हो रही ना, 10 होगी तो 10 का गुणा हो जाएगा, E मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो E को बोलोगे क्या आप, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। N मतलब होता है, ध्यान से समझना, N का मतलब, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या है। N मतलब होता है 1 2 3, इनको बोलते अभी बताया मैंने पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक मतलब देखो, 1 के गुणे में E आ रहा है पूर्णांक, 2 के गुणे में क्या आ रहा है E, 3 के गुणे में भी, ऐसा चलता जाएगा। आधा और ये तो आएगा नहीं, ये तो समझो ही मत, आधा एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ज़्यादा, ठीक है, कम से कम। अब ये हो गई पूर्णांक संख्या, तो इसको पूर्णांक मत बोलो आप, और केवल बोलो पूर्ण, इसको क्या बोलो, पूर्ण, और गुणे को बोलो गुणज, क्या बोलो, पूर्ण गुणज। तो यहाँ पे अभी N का नाम क्या रहेगा अपने लिए, पूर्ण गुणज। समझना है परिभाषा कैसे लिखनी है आपको, ठीक है। तो देखो इसको ध्यान से, क्या कौन टॉपिक क्या है, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, ठीक है, ये आपको समझना है। तो आवेशित पदार्थ कोई सा भी हो, मतलब प्रत्येक, जितने भी आवेशित पदार्थ होते हैं अपने पास, सबकी बात करें तो प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, इसका मतलब समझो, किसका मतलब समझा रहा हूँ, Q बराबर प्लस माइनस NE, Q बराबर प्लस माइनस NE। Q क्या रहेगा, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, E क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, ठीक है। एक और बार समझो, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। अब N समझना, एक इलेक्ट्रॉन, E मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, N क्या, कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के कौन से गुणज में होता है, ये N चल रहा है पूर्णांक, पूर्ण गुणज में। एक और बात देखो, Q क्या है, आवेश की मात्रा, और किस पर आवेश की मात्रा किस पर होती है, आवेशित पदार्थ पर, ठीक है, आवेशित पदार्थ पर रहेगी। अब E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। N क्या है, N संख्या है, और कैसी संख्या है, पूर्णांक, और E के कैसे में चल रही है, गुणे में, तो पूर्णांक को तो पूर्ण बोल दिया, और गुणे में चल रही क्या बोल दिया, गुणज, गुणज, ठीक है। तो Q को समझो, इस परिभाषा के फार्मूला ना, आगे सवाल करेंगे तो भी काम देगा, इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, सही जोड़ी में कहाँ कहाँ बिठा देते हैं, एक तरफ लिख देते हैं आवेश का क्वांटीकरण, और एक तरफ ये सूत्र लिख देते हैं। तो याद रखना, आवेश के क्वांटीकरण का सूत्र क्या है, Q बराबर प्लस माइनस NE। परिभाषा समझ ही रहे, तो परिभाषा में देखो, Q मतलब आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, E मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, और N को भी क्या बोलना है, गुणे में आ रहा है, और पूर्ण गुणे में आ रहा है, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा, 1.5 1.5 आ रहा, समझिए, ऐसा नहीं होगा। तो कैसे गुणज में आ रहा है,
पूर्ण गुणज। ठीक है, तो एक और बार देखो, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा। जब भी मैं Q पे हाथ रखूं तो उंगली रखूं तो समझ जाना कि किसकी बात करें, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर, ये Q को बोलते हैं। तो प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, ये क्या, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कि कैसी होती है, पूर्ण गुणज में होती है। ये आवेश का क्या हो गया, क्वांटीकरण। छोटी सी परिभाषा है, Q मतलब प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा। ई पे आ जाओ, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा ये कैसे होती है, पूर्ण गुणज में होती है। यही क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। चाहो तो आप एक दो बार बोल के देख सकते हो याद करने के लिए। कैसे, Q मतलब प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, एन मतलब क्या, पूर्ण गुणज में होती है। ठीक, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कि कैसे होती है, पूर्ण गुणज में होती है। ठीक है, ये क्या हो गया, आवेश का क्वांटीकरण। आया समझिए। एक और बार बताऊँ क्या, Q मतलब आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा ये इतनी होती है, मान कभी पूछे आपसे। ठीक है, एन क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब 1 2 3 4, आधी अधूरी नहीं। ठीक है, पॉइंट में नहीं मतलब। और तो पूर्ण गुणे में आ रही है, ये मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये मतलब इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश, इलेक्ट्रॉन की बात करें एक, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा की क्या होती है, पूर्ण गुणज में। किसकी बात करें, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। यही क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। ये इसका सूत्र लिख देंगे, साइड में ये बता देंगे, ये मैं नोट्स में आपको पूरा बराबर पहुंचा दूंगा कैसे क्या लिखना है। ठीक है, इतनी परिभाषा ही समझिए। अब देखो एक बात और समझो, इसमें क्या समझनी है आपको कि किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन होगा, आधा अधूरा नहीं होगा। आवेश के क्वांटीकरण के हिसाब से वो कैसे गुणज में होता है, बहुत बढ़िया, पूर्ण गुणज में। किस में होता है, तो या तो एक निकलेगा, या दो निकलेगा, या क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। ठीक है, या 1000 निकलेगा। मतलब 1.5 2.5 3.5 4.5 ऐसा कभी निकले, पॉइंट में नहीं निकलेगा, 1.25 1.25 ऐसा कुछ नहीं निकले, ऐसा पूर्ण रूप में, पूर्ण गुणज, पूर्णांक संख्या के रूप में। तो सबसे कम जो आवेश की मात्रा होती है वो एक इलेक्ट्रॉन है। सबसे कम आवेश जो निकल सकता है कितना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो जाता है, 1000 10,000 लाख 2 लाख कितना भी हो जाए, पर सबसे न्यूनतम कितना रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन। किसी वस्तु से, जैसे यहाँ बताया मैंने, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले तो कितने निकलेंगे, एक से कम नहीं निकलेंगे। ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, और ये भी नहीं हो सकता बटे वाला। ठीक है, ये पूर्णांक के रूप में चलेगा, पर निकलेगा तो कितना निकलेगा, एक। ठीक है, कम से कम, ये किसकी बात कर रहे हैं, कम से कम, कम से कम की बात कर रहे हैं। देखो आगे देखो, एक इलेक्ट्रॉन होती है। अब देखो किसी भी वस्तु पर सबसे कम आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के बराबर होती है, इतना याद रखना। किसी भी वस्तु या पदार्थ ले लो, किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा, किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा, समझना ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के बराबर होती है। इसको बोलते हैं मूल आवेश। याद रखना, छोटी सी एक शब्द में परिभाषा आती है तो मूल आवेश बोलते हैं इसको। ठीक है, मूल आवेश, या एक और नाम दे दिया इसको न्यूनतम। न्यूनतम मतलब कम, सबसे कम, और मूल भी बोलते हैं इसको। यह एक और नाम है इसका इलेक्ट्रॉनिक आवेश। इसका एक और नाम क्या हो जाएगा, तो किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा, ठीक है, किसी भी वस्तु या पदार्थ में कम से कम आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के बराबर होती है। किसी भी वस्तु या पदार्थ में आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के बराबर होती है। किसी भी पदार्थ में या वस्तु में आवेश की मात्रा कितने पर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के बराबर होती है, जिसे क्या कहते हैं, मूल आवेश या न्यूनतम आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश। कभी कभी आता है कि इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान क्या होता है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
कूलम। तो जब भी आवेश आए, पूरे फिजिक्स में याद रखना, जब भी आवेश आए तो आवेश का मात्रक क्या रहेगा, कूलम। और CGS की बात करें तो है सही है, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ पर क्या रहेगा,
आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के बराबर होती है। यानी यूँ समझो कि किसी भी पदार्थ में आवेश की कम से कम मात्रा, आवेश की कम से कम कितनी, एक से कम नहीं हो सकता, ज़्यादा तो कितने भी हो सकती। तो किसी भी पदार्थ पर आवेश की कम से कम मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, कितने पर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के बराबर होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, मूल आवेश, न्यूनतम आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश। ऑब्जेक्टिव की याद रखना, तीनों का मान यही होता है। या इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान कितना होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है वही इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान होता है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको पहुंचा दूंगा, पूरा नोट्स कैसे क्या है। ठीक है, व्हाट्सएप कर दूंगा आपको बना के, आपको फेयर कॉपी में लिखना है इसको। ठीक है, डेली। और जो मैंने सबसे पहले सिलेबस स्टार्ट करा था वो भी कॉपी के पहले पेज पे नोट करना है। ठीक है, आगे इसका टॉपिक आगे कल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।